एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से प्रिपरेशन करे होंगे। तो गाइज वेलकम और वेलकम बैक टू दी चैनल। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस कि हाउ टू एनालिसिस अ मॉक और रिवाइज द मॉक। ठीक है, तो वीडियो को तो लास्ट तक देखना है, लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि इस वीडियो को लाने का रिक्वायरमेंट क्या है। कि देखो, अगर हमें किसी चीज़ का एक प्रॉपर प्रोसेस पता चल जाता है, जब हमें प्रोसेस पता चल जाता है किसी चीज़ को करने का, सही तरीका पता चल जाता है, तो क्या हम उस चीज़ को बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ, कर सकते हैं। अगर हमें यही नहीं पता कि मॉक को एनालिसिस कैसे किया जाता है, उसको एनालिसिस करने का प्रोसेस प्रॉपर क्या है, तो क्या हमें टाइम ज़्यादा लगेगा, क्या हम कंफ्यूज होंगे, क्या हम प्रॉपरली जो है चीज़ें ना नहीं कर पाएंगे ऑन टाइम। ठीक है, तो कन्फ्यूजन हो रहा है और चीज़ों के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स इश्यूज फेस करने पड़ेंगे। तो आप अग्री करेंगे इस चीज़ से, राइट? तो इसीलिए ये वीडियो का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना है आपको। ओके, तो सिंपल सी बात है कि जब भी किसी मॉक को आप रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है, मॉक को अगर आप रिवाइज कर रहे हैं, तो सिंपल सी एक चीज़ याद रखना कि उस मॉक को रिवाइज करने के लिए करना क्या है। देखो, मॉक दिया आपने, प्री का या मेंस का, कोई सा भी आपने मॉक दिया, जो क्वेश्चंस आपने ऑलरेडी डन कर लिए हैं मॉक के अंदर, या जिस पैटर्न के क्वेश्चंस आपने कर लिए हैं, मेंस हो, प्री हो, कुछ भी हो, कितना भी मार्क्स का किया हो, अगर वो आपके करेक्ट हैं तो आपको उनको रिवाइज करने का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। प्लीज़ बी अलर्ट इन दिस सिनेरियो। ठीक है, अगर आपको कम समय में मॉक को एनालिसिस करना है और इफेक्टिव स्टडीज़ करनी है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आपने जो ऑलरेडी करेक्ट कर लिया है, इसका मतलब वो कंसेप्ट आपको उस वक्त पे आता ही है और आप एग्ज़ाम में भी सही करेंगे। ठीक है, लेकिन जो रेस्ट क्वेश्चंस है जो कि आपने अटैम्प्ट नहीं किए, रेस्ट क्वेश्चंस में आपका कुछ रॉन्ग भी हुआ होगा। ठीक है, कुछ आपको लगा होगा कर सकते थे लेकिन किया नहीं, कॉन्फिडेंस ही नहीं था। ठीक है, कॉन्फिडेंस ही नहीं था, ऐसा आपको लग सकता है। और तीसरी चीज़ है कि आपने अनअटैम्प्ट किए। ठीक है, तो वो कोई भी रीज़न हो सकता है, चाहे प्री हो मेंस हो। तो उस केस में आपको करना क्या होता है कि आपको बस ये रॉन्ग वाले क्वेश्चंस की रॉन्ग क्यों हुए और आप इसको सही कैसे कर सकते थे, और ये मार्क्स भी आप कैसे गेन कर सकते थे। क्योंकि इतना तो आपको पता है कि आपने अगर 10 क्वेश्चंस भी किए थे तो उसमें से 8 सही थे, 2 गलत थे। इसका मतलब ये 2 क्वेश्चंस भी किए जा सकते थे अगर आपको बेहतर अप्रोच पता होता। तो यानी कि अल्टीमेटली उतने ही टाइम में 10 क्वेश्चंस आपके सही होते, है ना? तो इसीलिए रॉन्ग को सही करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले एनालिसिस जब भी करने बैठे तो रॉन्ग क्वेश्चंस को करना है। देन आपको क्या करना है, उन क्वेश्चंस को प्रायोरिटी देनी है जिसको आपको लगा था कि यार आप कॉन्फिडेंट तो थे, कॉन्फिडेंस नहीं था आपके अंदर उस चीज़ को लेकर के, लेकिन आपको अंदर से लग रहा था कि आप कर सकते हो। ठीक है, कर सकते हो उनको। तो फिर आपको उस सेकेंड नंबर पे उन्हीं क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, रिवाइज करना है, एनालिसिस करना है। ठीक है, तीसरी चीज़ आती है आपके अनअटैम्प्टेड क्वेश्चंस। अनअटैम्प्टेड क्वेश्चंस के अंदर कुछ क्वेश्चंस तो होंगे जो एग्जाम में भी करने लायक नहीं होते, मॉक में भी करने लायक नहीं होते, उनको टोटली स्किप किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल वर्ड यूसेज के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, या कोई भी ऐसा चीज़ जो आपको लगता है कि स्किप करने वाला है। ठीक है, लहंदी सी जो पजल्स वगैरह आती है मेंस में, तो वो स्किप करने वाला होता है। तो यू हैव टू बी केयरफुल कि यार वो तो आपके यहाँ भी स्किप होंगे, वहाँ भी स्किप होंगे। सिंपल सी बात है। रेस्ट क्वेश्चंस जो अनअटैम्प्टेड थे, हो सकता है उसमें आपका टाइम ज़्यादा लग गया तो आपने ध्यान नहीं दिया कि यार ये क्वेश्चन भी तो हम कर सकते थे। तो आपको ओवरऑल करना क्या होता है कि उन क्वेश्चंस को भी आपको एक बार गो थ्रू करना होता है। तो रिवाइज में आज के बाद जब भी रिवाइज करेंगे, चाहे वो प्री का मॉक हो या फिर मेंस का मॉक हो, तो क्या करेंगे कि आप सबसे पहले रॉन्ग को तवज्जो देंगे। ठीक है, देन वो क्वेश्चंस जो आपको लग रहा था कर सकते लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है, बिकॉज ऑफ कंसेप्ट क्लियर नहीं है या व्हाटएवर, तो आप उसको देख करके ट्राई करके सीखेंगे। ठीक है, तीसरी चीज़ वही है जिसके अंदर से स्किप को तो हटा दो और जो अनअटैम्प्टेड रहे उन क्वेश्चंस को एक बार ट्राई करके देखो कि यार ये क्वेश्चंस भी आपसे बन सकते थे। तो ये आपको तरीका है। अगर यही तरीका आपने फॉलो किया तो डेफिनेटली आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगी। देखो, 10 मॉक आपने लगा लिए, रिविजन प्रॉपर नहीं है तो ये कोई आपको फ़ायदा नहीं करने वाले। लेकिन अगर आपने 5 मॉक लगाए और बहुत तरीके से लगाए हैं, ठीक है, जिसमें आपने ये पैटर्न फॉलो किया, प्लस आपके पास में समय बचेगा कि ऑलरेडी मतलब क्वेश्चंस राइट किए थे,
मतलब जो बिल्कुल करेक्ट क्वेश्चंस किए थे उनके लिए भी आप फिर से दोबारा से रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, इतना समय आपके पास बचेगा, दैट इज़ कॉल्ड इफेक्टिव स्टडीज़। ठीक है, प्रोडक्टिव स्टडीज़, तभी आपको रिजल्ट दिखेगा मॉक के अंदर भी और रियल एग्जाम में भी। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ें जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ वो आपको क्लियरली समझ आ गया होगा। ठीक है, अब देखो प्री में तो इतना टेंशन नहीं होता है, ये रूल फॉलो करेगा, लेकिन मेंस के अंदर क्या होता है ना कि थोड़ा सा क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं। तो मेंस में ना एक बार में रिवाइज हो जाए हर किसी बच्चे से तो ऐसा ज़रूरी नहीं होता। तो सिंपल सी बात समझना कि अब की बार अगर आपको मेंस को मॉक को जब रिवाइज करेंगे तो कैसे करना है। अगर आपका रीजनिंग सेक्शन है तो ध्यान रखना इसको 2 पार्ट में रिवाइज करना ही है आपको, 2 पार्ट में रिवाइज करना आप इसको, पार्ट ए और पार्ट बी। ठीक है, अब पार्ट ए में करेंगे क्या, जब आप रिवाइज करने के लिए बैठे, सपोज आज मैंने रीजनिंग का मॉक दिया था, आज रिवाइज करना है तो आज थोड़ा सा 1 घंटा अभी दे देंगे, 1 घंटा बाद में दे देंगे। पार्ट ए के अंदर हमने क्या किया, जितनी भी पजल्स थी वो सॉर्ट कर ली, और उसमें से भी एक आध क्वेश्चन ऐसे होंगे जो स्किप करने वाले हो जाएंगे, जो एग्जाम में भी स्किप करने होंगे। तो इस तरीके से वो तो आप आइडेंटिफाई कर ही लेंगे। तो वो क्वेश्चंस जो आपको सॉल्व करनी है या फिर एनालिसिस करनी है। ठीक है, और कुछ जो न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस होते हैं ना, न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस को हमेशा ट्राई किया करो, वो बहुत ज़्यादा इजी होते हैं और मार्क्स 2-2 नंबर के मार्क्स में आ जाते हैं मेंस के अंदर। ठीक है, तो ये वाला पार्ट ए के अंदर हम रखेंगे। दूसरी चीज़ में हम क्या रखेंगे, मिसलेनियस क्वेश्चंस। मिसलेनियस क्वेश्चंस में क्या क्या आ जाएंगे आपके, जो छोटे छोटे से क्वेश्चंस होते हैं, लाइक डायरेक्शन डिस्टेंस हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, बॉक्स बेस्ड जो कोडिंग आता है। ठीक है, तो एक्सेट्रा ये वाले सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। और इसी के साथ में लॉजिकल, अगर लॉजिकल रीजनिंग आप तभी हाथ लगाएंगे जब आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं, जब आपके मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जब आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हैं ना तो आपके 80-85% तक वो चीज़ें ठीक होती हैं। और ऐसा भी नहीं है कि नहीं होते हैं लोगों के, काफ़ी सारे लोगों की लॉजिकल रीजनिंग काफ़ी अच्छी होती है। सो ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मत करो आप, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप बहुत श्योर हो, आपको करना ही चाहिए तो करो, अदरवाइज इसको स्किप में डाल दो। फालतू में ना चीज़ों को करने के बाद में ना कह सकते हैं हम कि यार है ना अननेसेसरी उसको गलत क्यों करना किसी चीज़ को। ठीक है, तो समझ आ रही है कि मेंस के मॉक को प्रॉपरली रिवाइज कैसे करना है। पजल पार्ट ए और पार्ट बी में आप इसको डिवाइड करेंगे मॉक को। ठीक है, पार्ट ए के अंदर जितनी भी डीआई थी, जो आपको लग रहा था यार इम्पॉर्टेंटली जिनके कॉन्सेप्ट आपके अच्छे हैं, जो आप कर सकते हो, वो तो आपको करने ही है। जो आपको लगता है यार यहाँ भी स्किप और एग्जाम में भी स्किप, तो उसको स्किप कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। ये पार्ट ए के अंदर पूरी की पूरी डीआई कर ली। रेस्ट पार्ट में आप अर्थमेटिक और कोई ऐसा क्वेश्चन लगता है जो मिसलेनियस क्वेश्चन है, जैसे कि अलजेब्रा बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं या रॉन्ग नंबर या एक नंबर के कोई क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो उनको आप देख सकते हो। समझ आ रहा है कि कैसे करना है। ठीक है, क्वांट आपको क्लियर हो जाएगा। इंग्लिश के अंदर आप कैसे करेंगे, फिर से पार्ट ए और पार्ट बी। देखो इंग्लिश के अंदर थोड़ा सा अलग रहेगा कि इंग्लिश के अंदर आपने क्या कर लिया, पहले एक बार तो पूरा का पूरा रिविजन या फिर वी कैन से कि एनालिसिस कर लिया मॉक का, जो भी आपके रॉन्ग हुए, अनअटेम्प्टेड हुए, स्किप करना है, स्किप नहीं करना है, एग्जाम में ये स्ट्रेटजी रहेगी, वो स्ट्रेटजी रहेगी, सारी चीज़ें आपके माइंड में बन गई। आपने पार्ट ए में ये कर लिया इंग्लिश के अंदर, राइट। बी के अंदर क्या करोगे, नेक्स्ट टाइम पे मतलब बी पार्ट के अंदर क्या करोगे कि जो भी आपने रिवाइज किया उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट वाक्य आप निकल करके आई उसको आपको लर्न कर लेना है। अगर आप हाथों हाथ देख कर लर्न करते हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप इसके नोट्स भी बना सकते हो जैसे आपको सूटेबल लगे। तो दैट इज़ द प्रोसेस जिससे हम क्या करें कि एक मॉक को एनालिसिस करें। और डेफिनेटली अगर आप ये चीज़ करते हो तो वही चीज़ मैंने बताई 5 मॉक वाली, आपके पास इतना टाइम बच जाएगा कि इवन जो आपने राइट क्वेश्चंस या करेक्ट क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए थे उनका भी रिवीजन के लिए टाइम बचेगा। ये स्ट्रेटजी मैंने अपने एक्सपीरियंस से फॉलो करी और डेफिनेटली इसी बार मेरा RRBPO क्लियर हुआ है, मैंने इंटरव्यू भी दिया है, ये भी आपको। अच्छा, अब एक चीज़ ये है कि जो टू डू लिस्ट है यहाँ पर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नाउ द टू डू लिस्ट जो कि पर्टिकुलरली SBI PO को टारगेट कर रहे हैं और जो पर्टिकुलरली SBI क्लर्क को टारगेट कर रहे हैं। तो प्री प्लस मेंस के लिए PDFs मैंने शेयर किया है, 5 डेज़ के प्लान है। कहाँ शेयर किया है, टेलीग्राम में। टेलीग्राम का लिंक कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, तो काइंडली ज्वाइन टेलीग्राम और एक बार आप ट्राई करना, इसको ट्राई क्या करना, फॉलो करके देखना, आपको डेफिनेटली वो चीज़ क्या करेगी, हेल्पफुल रहेगी। उसके अलावा जो साथ ही में अभी प्री प्लस मेंस के लिए सारे एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं तो उसके लिए भी अलग से टू डू लिस्ट आता है। ठीक है, तो काइंडली ज्वाइन टेलीग्राम फॉर मोर अपडेट्स।
ओके। और अगर आपको स्टडीज़ में डाउट्स होते हैं, डिस्कशन करना होता है, समझ नहीं आता कि क्या कहाँ डिस्कस करें चीज़ों को, तो उस केस के लिए व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप व्हाट्सएप को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि सिर्फ आपकी डाउट्स और क्वेरीज ही यहाँ पे होनी चाहिए स्टडीज़ रिगार्डिंग, ठीक है। तो ज्वाइन करने से पहले ग्रुप डिस्क्रिप्शन को अच्छे से पढ़ लेना व्हाट्सएप में, और देन आप आफ्टर दैट ज्वाइन कर लेना, ओके। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करना, ओके।